राम राम। जय माँ भारती, जय छत्तीसगढ़। आप सभी का मेरे YouTube चैनल सत्य साक्षात्कार में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। YouTube में अब मेरा चैनल सत्य साक्षात्कार मुरारी मिश्रा के नाम से डिस्प्ले हो रहा है। कृपया कर अगर मेरा ये राजनीतिक आकलन और विश्लेषण आपको अच्छा लगता होगा और आपको सटीक लगता होगा तो कृपया आप लगातार समर्थन, सहयोग और चैनल को अपना आशीर्वाद देते रहिएगा। सब्सक्राइब, शेयर और फॉरवर्ड हिंदुस्तान के सभी व्हाट्सएप ग्रुप में करते रहिएगा। आज हम छत्तीसगढ़ की दुर्ग लोकसभा का आकलन और विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं। देखिए, इस सीट पे 9 विधानसभा हैं आपका, जिसमें दुर्ग जिला, जिसमें आपका बेमेतरा जिला और पाटन जैसी महत्वपूर्ण सीट, आपका बेमेतरा की महत्वपूर्ण सीट, साजा रविंद्र चौबे जी की महत्वपूर्ण सीट। और इस लोकसभा से अभी भारतीय जनता पार्टी ने अभी सरकार जो 2023 में विधानसभा जीती, उसमें दयालदास बघेल जो नवागढ़ से अनुसूचित जाति से आरक्षित सीट से एमएलए हैं, उनको मंत्री बनाया है। मतलब उनका इस प्रकार से देखा जाए तो दयालदास बघेल के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इस लोकसभा को लेकर। हालांकि विजय बघेल जी पिछला चुनाव लगभग 3,90,000 के बड़ी मार्जिन से और छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक मतों से जीतने वाले विजय बघेल जी प्रत्याशी रहे। बड़े जुझारू हैं, कार्यकर्ताओं का काम करते हैं, लोगों से लगातार मिलते हैं। हाँ, ठीक है कि बेमेतरा जिला में उनका दौरा बहुत कम हो पाया इस 5 साल के लोकसभा के दौरान। खासकर नवागढ़ क्षेत्र में वो नहीं पहुंच पाए, कई इलाकों में नहीं जा पाए, बेमेतरा में भी नहीं जा पाए, तो बीच में कोरोना काल का इशू था और भी मामले थे। ये बड़ा शानदार लोकसभा सीट है भिलाई स्टील प्लांट, जिसकी स्थापना स्वर्गीय पंडित रविशंकर शुक्ल जी, जिनको हम कक्का जी कहते हैं, उनके अथक प्रयासों से भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना हुई। क्योंकि पंडित नेहरू जी इसको तो चंद्रपुर महाराष्ट्र में लगभग स्थापित कर ही दिए थे, लेकिन जुझारू व्यक्तित्व के पंडित रविशंकर शुक्ल जी ने, जो एक फ्रीडम फाइटर थे, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के प्रथम पंक्ति में नंबर 1 के फ्रीडम फाइटर थे और सीपीएन बरार के चीफ मिनिस्टर थे, मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। वो अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ दिल्ली में धरना प्रदर्शन किया, नेहरू जी को मजबूर किया, विवश किया और आज भिलाई स्टील प्लांट सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं, पूरे हिंदुस्तान का एक गौरव है, विकास का एक बहुत बड़ा मापदंड है, एक बहुत बड़ा रूप है, चेहरा है। और दुर्ग जिला के बड़े गरीब लोग इस भिलाई स्टील प्लांट में काम करते हैं। पंडित रविशंकर शुक्ल जी को मैं कोटि कोटि नमन करते हुए, इस सीट में कांग्रेस के दमदार नेता और सांसद हुआ करते थे चंदूलाल चंद्राकर जी, लगातार वो 4 चुनाव जीते। उनके गढ़ को ध्वस्त करे भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय नेता स्वर्गीय ताराचंद साहू जी। तारूचंद साहू जी चंदूलाल चंद्राकर जी के गढ़ को खत्म करते हुए, कांग्रेस के गढ़ को खत्म करते हुए लगातार वे चुनाव जीतते रहे। लेकिन 2004 में इन्होंने ताराचंद साहू जी ने भूपेश बघेल को, देखिए भूपेश बघेल जी रायपुर लोकसभा भी हार चुके हैं और भूपेश बघेल जी को ताराचंद साहू जी ने भी 2004 में लगभग 61,000 वोटों से आपका दुर्ग लोकसभा का चुनाव हराया था 2004 में। 2009 में त्रिकोणीय मुकाबला हो गया, ताराचंद साहू जी भाजपा से अलग हो गए, जो दुर्भाग्यपूर्ण एक घटना थी। और उन्होंने स्वाभिमान मंच बनाया, नगाड़ा छाप में लड़े। क्या जबरदस्त चुनाव था, लोग इस चुनाव को देखने आते थे और लोग मान के चलते थे कि ताराचंद साहू जी ये चुनाव, ये लीड जीत रहे हैं। लेकिन बहुत कम मार्जिन से सरोज पांडे जी भारतीय जनता पार्टी की त्रिकोणीय संघर्ष में लगभग 10,000 वोटों से ताराचंद साहू जी को हराती हैं और प्रदीप चौबे जी को, और तीसरे नंबर पे 16,000 वोटों से पीछे ताराचंद साहू जी रहते हैं। 2014 में एक मात्र सीट 11 में आपका कांग्रेस जीती थी, जब आपके ताम्रध्वज साहू जी सरोज पांडे जी को 16,000 वोटों से हराए। अभी क्या स्थिति है देखिए आप, 2018 के विधानसभा चुनाव में मात्र एक सीट, 9 में मात्र एक सीट वैशाली नगर भाजपा जीती थी और कांग्रेस को 1,80,000 का बढ़त था लोकसभा में। इसी को सोचकर भूपेश बघेल जी ने एक तरफा अपने गुरु वासुदेव चंद्राकर जी की बिटिया को, प्रतिमा चंद्राकर जी को चुनाव लड़ाया
और वो 3,90,91,000 से चुनाव हार गई। मतलब भारतीय जनता पार्टी 1,80,000 के जो गैप है उसको खत्म करी और 3,90,000 मतलब करीब करीब 5 लाख वोटों के मार्जिन का बढ़त बना के विजय बघेल जी चुनाव जीते, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीते। आज क्या स्थिति है? मेरे को लगता है कि ये चुनाव घमासान होगा। कांग्रेस ने प्रत्याशी बदल दिया, प्रतिमा चंद्राकर को टिकट नहीं दिया, भूपेश बघेल जी दुर्ग से नहीं लड़ रहे हैं। देखिए दुर्ग से पाटन से मिले, देवेंद्र यादव जी भिलाई से मिले, अभी 2 ही एमएलए हैं आपके पास कांग्रेस के पास, लेकिन देवेंद्र यादव जी कहां से लड़ रहे हैं? बिलासपुर से। भूपेश बघेल जी कहां से लड़ रहे हैं? राजनांदगांव से। ताम्रध्वज साहू जी कहां से लड़ रहे हैं? महासमुंद से। मतलब दुर्ग क्षेत्र से भूपेश बघेल के प्रयासों से 4 लोग लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। खुद राजेंद्र साहू जी जो अभी कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष थे 5 साल, पाटन के प्रभारी थे, प्रदेश कांग्रेस कमेटी में उपाध्यक्ष महामंत्री थे और भूपेश बघेल जी के बड़े ये विश्वसनीय रहे हैं और इनका विश्वास भूपेश बघेल जी का पूरा है। इन्होंने राजेंद्र साहू को प्रत्याशी बनाया। क्या स्थिति है? देखिए गांव गांव में कर्मा जयंती चल रही है। राजेंद्र साहू जी सभी गांव में, सभी ब्लॉक में, लगभग जिला में या विधानसभा स्तरीय वे कर्मा जयंती कर रहे हैं, समाज को एक करने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी कोशिश ये रहेगी कि जो साहू समाज है उनको एक किया जाए, लड़ाई अपने आप तगड़ी हो जाएगी। लेकिन ये मैं मान के चलता हूं कि विजय बघेल जी को हराना राजेंद्र साहू जी के लिए उतना आसान नहीं है। हाँ, नवागढ़ सीट, बेमेतरा सीट, साजा सीट, ये 3 सीट को मैं मान के चलता हूं जहां पे विजय बघेल को पिछली जैसी लीड, पिछली जैसी सफलता मिलना कठिन है, क्योंकि परिस्थितियां बदल गई हैं और बहुत सारे कारण हैं। इसके विषय में मैं कोशिश करूंगा आपको बताने के लिए कि क्या स्थिति बनती है, क्योंकि साजा में 5,500 से ईश्वर साहू जी जीते। ये पूरा भावनात्मक चुनाव था। आपका बेमेतरा में आशीष छाबड़ा जी एक अच्छे प्रत्याशी होने के बाद भी चुनाव हार गए। लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद कई सीटों पे यह रिपोर्ट आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को लेकर बहुत ज्यादा आक्रोश धीरे धीरे फैलता जा रहा है। उसमें एक नवागढ़ सीट भी है। क्या दयालदास बघेल जी जो लगभग 12-13 हजार से जीते, क्या मंत्री बनने के बाद इसको 25,000 का लीड दिलाएंगे? यही देखने वाली बात रहेगी। लेकिन मेरे को लगता है कि विजय बघेल जी की लीड कम होगी। कितनी होगी ये मैं जरूर बताऊंगा। 3,90,000 से नहीं जीतेंगे, ये मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं, क्योंकि राजेंद्र साहू जी मजबूत प्रत्याशी हैं। यहाँ पे ताम्रध्वज साहू जी लड़ने की हिम्मत नहीं कर पाए, भूपेश बघेल जी लड़ने की हिम्मत नहीं कर पाए, देवेंद्र यादव जी लड़ने की हिम्मत नहीं कर पाए। जबकि देवेंद्र यादव जी एमएलए हैं इसी लोकसभा में, भूपेश बघेल जी एमएलए इसी विधान लोकसभा में, इनको लड़ना था। लेकिन ये तो पता नहीं हाईकमान को कैसा सेटिंग की है, क्या आप दलील दिए, क्या ये तर्क रखे, ये तो मैं नहीं जानता। लेकिन आपको मैं बता दूं कि रायपुर और दुर्ग की ऐसी सीटें हैं जो भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। लेकिन राजेंद्र साहू कितना उलटफेर कर सकते हैं दुर्ग में, दुर्ग ग्रामीण में, वैशाली नगर में, अहिरवारा में और पाटन में। देखिए एक बात और बता दूं, महत्वपूर्ण बात, भूपेश बघेल जी सीएम थे और लोकसभा चुनाव हुआ, उसके बाद भी भूपेश बघेल जी पाटन में बीजेपी की बढ़त को नहीं रोक पाए और 27,000 की लीड थी विजय बघेल जी को। इसी समय हाईकमान का आंख खुल जाना था कि एक मुख्यमंत्री के रहते, वो भी मात्र 4 महीने बाद मुख्यमंत्री जी अपना विधानसभा लोकसभा चुनाव में हार जाते हैं। ये बड़ा घटनाक्रम था। अभी क्या स्थिति बनती है? विजय बघेल जी चल दिए, आपका भूपेश बघेल जी चल दिए राजनांदगांव, देवेंद्र यादव जी अपने कार्यकर्ताओं को लेकर चल दिए हैं बिलासपुर। ताम्रध्वज साहू जी के पास कार्यकर्ता महासमुंद में नहीं है, ध्यान रखना आप। वो पूरा अपने कार्यकर्ता दुर्ग लोकसभा, दुर्ग ग्रामीण, बेमेतरा, धमदा क्षेत्र के पूरे कार्यकर्ता को महासमुंद लेके गए, क्योंकि महासमुंद में उनको बाहरी होने का बहुत बड़ा विरोध पार्टी के अंदर से हो रहा है और बीजेपी तो कर ही रही है। कुल मिलाकर अगर मैं ये कहूं कि दुर्ग लोकसभा में जो 3,90,000 के आसपास से विजय बघेल जी जीते थे, इस बार वो लीड नहीं रहेगी। 3-4 सीटों पे तगड़ा मुकाबला होगा। कितने से जीतेंगे मैं आपको बताऊंगा। पिछले मेरा जो विश्लेषण था, जो वीडियो बना था रायपुर का, उसमें 1991 लोकसभा न बोल के मैं 1993 बोला। उसको आप भूल सुधार को माफ करिएगा
और 1996 से रमेश बैस जी चुनाव जीत रहे हैं। वो विधानसभा का जो जादू मेरे सर पे चल रहा था, इसलिए मुंह से बार बार 93 आ रहा था। विद्या भैया 1991 में सांसद बने थे और मिनिस्टर बने थे, नंबर 2 थे। 96 में हवाला कांड में उनको टिकट नहीं मिली थी, तो धनेन्द्र साहू जी लड़े थे, जहां तक मेरे को याद है, और धनेन्द्र साहू जी 40,000 वोट से आ रहे थे। इस भूल सुधार को सुधार लीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। बहुत अच्छा आप समर्थन दे रहे हैं, लगातार समर्थन करते रहिएगा। मेरा ये प्रयास है, मेरा संघर्ष है, मेरा ये मेहनत है। आपको अगर मेरा मेहनत आपको दिखता है, मेरा प्रयास आपको दिखता है, और छत्तीसगढ़ में राजनीतिक रूप से शायद मैं अकेला यूट्यूबर हूं जो आपके बीच में मैं आता हूं, राजनीतिक व्यवस्था को लेकर, राजनीतिक गुणाभाग को लेकर, आकलन को लेकर, विश्लेषण को लेकर कृपया आप समर्थन सहयोग करते रहिएगा। और हिंदुस्तान में जहां जहां आपके नाते रिश्तेदार हैं, उनको आप मेरा ये विशेषण भेजते रहिएगा। आप सबको नए वर्ष की, गुड़ी पड़वा की, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में जो नया वर्ष बन रहा है उसकी, सभी देशवासियों को भारतीय नव वर्ष, चैत्र नवप्रदा, नवरात्र पर्व की ढेरों शुभकामनाएं और बधाई। मैं उम्मीद करता हूं कि हिंदुस्तान के और पूरे विश्व के जितने मेरे सनातनी भाई हैं, उनका जीवन माँ दुर्गा, माँ भगवती मंगलमय करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय माँ भारती।